गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुए एक ऐसे समझौते के बारे में जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि बता दूं आपको कि जो पूना पैक्ट था, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह एक पहला ऐसा समझौता था जहां पर दलित वर्ग और सवर्ण इन दोनों के बीच में एक सामाजिक रूप से एक गठबंधन तैयार होता है या उन दोनों के बीच में सहमति बनती है और तब ऐसा महसूस होता है कि भारतीय राजनीति में या भारतीय व्यवस्था में दलितों को उनके अस्तित्व को पहचाना गया। तो हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम इसके पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कम्युनल अवार्ड के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि उन सारी घटनाओं का पूना पैक्ट के साथ क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं इन चीजों को कि इतिहास में होने वाली कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है। हर एक घटना पीछे की जो घटनाएं होती हैं उससे कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती हैं और वो उन घटनाओं को जन्म देती हैं। यहाँ पे भी पूना पैक्ट तक अगर नौबत आती है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में अगर नौबत आती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण थे। तो हम उन कारणों पे प्रकाश डालते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो मैं आपको ले चलूं पृष्ठभूमि पे, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था और बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। परंतु एक बात और थी कि साइमन कमीशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जगह दी गई थी ताकि वो भारत में दलितों की स्थिति के बारे में बता सकें और उन चीजों के बारे में जानने के लिए वो जो साइमन कमीशन के सदस्य थे उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो वार्ता होती है उसमें वो दलितों के मांग को पुरजोर तरीके से रखते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी दलितों के लिए। मैं बता दूं कि मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दलित। दलित कौन थे, एक सवाल ये भी उठता है। तो मैं बताऊं कि अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ें और जब इतिहास को पढ़ेंगे तो इसके धार्मिक और सामाजिक इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि जो जातीय व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में ये कहा गया है कि जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था वो ब्रह्मा के मुख से हुआ था या ब्रह्मा के शरीर से हुआ था, जिसमें जो ब्राह्मण वर्ग थे वो ब्रह्मा के जो शिष्य थे उनसे, फिर कंधे से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ था। ये ऐसी मनुस्मृति में लिखी गई है। और ये जो कॉन्सेप्ट था जातीय व्यवस्था की वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है। अगर हम मनुस्मृति के पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में कि कर्म के आधार पर पहले जो लोग जिस व्यवसाय को अपनाते थे उसी के आधार पर उनके क्षेत्रों का या व्यवसायों का बंटवारा कर दिया गया था और वो उन्हीं समूहों में काम करते थे। परंतु बाद के वर्षों में धीरे धीरे ये जातीय व्यवस्था क्या हो गई, वो कर्म के आधार पर नहीं होकर के जन्म के आधार पर हो गई और जो समाज का जो एक वर्ग जिसे शूद्र वर्ग कहा जाता था वो धीरे धीरे शोषित होने लगा और उसकी पराकाष्ठा इतनी पहुंच गई कि उन्हें सार्वजनिक जगहों पे चलने, उन्हें जो सार्वजनिक स्थान थे वहां पे पानी पीने, यहाँ तक कि उनकी परछाई से अलग होने और मंदिरों में प्रवेश, इस तरह की सामाजिक दूरी उन्हें अछूत के रूप में उनकी संज्ञा दी जाने लगी थी। और यह लगभग काफी वर्षों से पुराने प्राचीन काल से चला रहा था। भारतीय इतिहास में इन सभी घटनाओं का या इन सभी चीजों का दंश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा झेला गया। अगर हम उनके जीवनी को पढ़ेंगे, हम किसी अगले कक्षा में उसको जिक्र करेंगे, तो जब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने अपने बचपन में उन्होंने कितने प्रकार के इस प्रकार के जातीय विभेद और विषमताओं को उन्होंने सहन किया था और उसके बाद वो इस लेवल पे आए थे कि वो अपने साथ या अपने समुदाय के साथ हो रहे अन्यायों को वो एक कानूनी रूप से उसे अधिकार के रूप में या उन्हें मानव की श्रेणी में ला सके। तो खैर ये तो बात दलित की थी। हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि इसी से जुड़ा हुआ ताना बाना था।
दूसरा पॉइंट है कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा। मैं बता दूं कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में महात्मा गांधी आए थे और उसके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। जब वहां पर सम्मेलन चलने लगा तो उस सम्मेलन में उन्होंने मांग रखी कि दलितों को अल्पसंख्यकों की तर्ज पर या उनकी तरह उन्हें भी एक विशेष अधिकार या उन्हें विशेष मान्यता दी जाए और उन्हें विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दी जाए, जैसे कि मुस्लिमों को 1909 के सुधार में दिए गए थे और सिखों को 1919 के जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसमें दिए गए थे। और उसी प्रकार की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, परंतु महात्मा गांधी के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में काफी तीखी बहस होती है और उसका परिणाम होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहीं ना कहीं वो अनिर्णय के समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण था। पुनः पैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो तल्खियां होती है, जो वैचारिक मतभेद होते हैं, उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा की जाती है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और उसमें उन्होंने दलितों को अल्पसंख्यकों की तरह अधिकार दिया और राजनीतिक अधिकार के रूप में उन्हें व्यवस्थापिका में या प्रांतीय सभा में 71 सीटें देने का प्रावधान रखा। तो इन सब प्रावधानों से और भी कई प्रावधान थे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसका एक अलग वीडियो आप उसमें विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो आप जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसमें जो घोषणाएं की गई थी, जिससे महात्मा गांधी को यह लगा कि मुसलमानों की तरह, सिखों की तरह जो दलित हैं वो भी हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे और इन्हें क्या होगा कि ये भी इन्हें भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा। अब महात्मा गांधी की मंशा क्या थी ये तो हम नहीं समझ सकते हैं, या हम लोग उन समय की तत्कालीन वस्तुस्थिति को नहीं जान सकते हैं, परंतु ये था कि महात्मा गांधी के इस घोर विरोध के बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा और उनके विरोध के बाद महात्मा गांधी ने 20 सितंबर को मैकडोनाल्ड के साथ पत्राचार किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप इस कॉमनवेल्थ अवार्ड को क्या कीजिए, वापस ले लीजिए। परंतु ऐसा नहीं होता है और महात्मा गांधी चूंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन से जब वापस भारत आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और वो पुणे के यरवदा जेल में बंद रहते हैं। जब देखा जाता है कि कोई भी उनके मांग की कोई सुनवाई नहीं होती है तो अंततः वो क्या करते हैं, वो एक घोषणा करते हैं कि मैं अब आमरण अनशन करूंगा, और उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो इस तरह से जब आमरण अनशन की घोषणा होती है तो उसके बाद पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल सा जाता है और सभी लोगों को ये लगता है कि महात्मा गांधी की अगर मृत्यु होती है, अगर वो मर जाते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार होगा और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। तो उनके इस आमरण अनशन से चिंतित होकर कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता, जिनमें मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे नेता थे, उन लोगों ने क्या किया कि महात्मा गांधी को बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप जो है मान जाइए और महात्मा गांधी को किसी तरह बचा दीजिए। यहाँ तक कि लोग के द्वारा ये भी कहा गया है कि महात्मा गांधी को बचाने के लिए उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके पुत्र देवदास गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आवास पे जाते हैं और उनसे उनके प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन करते हैं। तो खैर इतने सारे प्रेशर के बाद वो दिन आता है 24 सितंबर 1932 और तब पुणे के जो जेल था यरवदा जेल, वहां पर शाम 5 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसे पुणे पैक्ट या पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर पुणे समझौता जो था उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और क्या उसका प्रभाव पड़ा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं। सबसे पहले दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त और हिंदू के अंतर्गत सुरक्षित। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो पुणे पैक्ट आरंभ हुआ या उसकी जो पहली शर्त थी कि पहले जो आप अलग अल्पसंख्यक के रूप में मांग कर रहे थे उस मांग से आप वापस हटिए, आप हिंदू धर्म के ही
एक भाग है और आपको जो है हिंदू धर्म के अंदर रहना है, अल्पसंख्यक की तरह आपको नहीं रहना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो पहला शर्त ये रखा गया। दूसरा था कि केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया की जाएगी। तो संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बता दूं, उसके पहले और हम आगे प्रावधान को देखते हैं कि तीसरा जो था प्रावधान उसमें ये था कि पृथक निर्वाचन में जो दलित वर्ग थे उनकी जो सीटें कॉमनवेल्थ अवार्ड में 71 की गई थी, अब उसको क्या कर दिया गया करके उसको 148 कर दिया गया। अब देखते हैं कि 148 जो सीटें प्रांतीय व्यवस्थापिका में की गई थी वो कैसे कैसे थे। तो मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार और उड़ीसा में 18, बंबई और सिंध प्रांत में 15-15, पंजाब में 8, असम में 7। अगर कुल सभी का हम योग करें तो ये कुल कितना हो जाएगा 148। यानी कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में दलितों के लिए 148 सीटों का प्रावधान किया गया। कितना से 171 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया 148 कर दिया गया। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में 18% सीट जो है आरक्षित कर दिए गए। यानी कि जो पहले जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें दलित वर्ग के लिए कितने सीटों का प्रावधान किया गया 18% सीटों का प्रावधान किया गया। और क्या है, प्रत्येक प्रांत में अछूतों के लिए शिक्षा के लिए एक नियत राशि देने का प्रावधान रखा गया कि जो प्रत्येक प्रांत होंगे, चाहे वो मद्रास हो, बंगाल हो, मध्य प्रांत हो, उड़ीसा हो, बंबई, सिंध हो, इन सभी जगह जो दलित वर्ग के लोग होंगे उनके शिक्षा के लिए एक नियत राशि का प्रावधान रखा जाएगा। ये उसमें हुआ। और क्या हुआ, सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें विशिष्ट प्रावधान उनके लिए किए जाएंगे। यानी कि सरकारी जो नौकरियां होंगी उसमें जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशिष्ट प्रावधान होंगे और वो लोग उनको भी समान रूप से एक प्रकार से अवसर दिए जाएंगे। ये प्रावधान रखा गया। उसके साथ साथ अगला जो पॉइंट था उसमें ये था कि दलित वर्ग को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि सामाजिक असमानता जो है वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ जो प्रशासनिक कार्यों में है उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो उसमें इन्होंने प्रावधान रखा कि जो प्रशासनिक सेवाएं होंगी उसमें उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनके लिए एक पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। और एक अगला था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में एक लोथियन समिति थी कि जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है आगे इन सब चीजों के बारे में बातें होंगी। यानी कि लोथियन समिति जो थी वो जो भारत में मताधिकार के बारे में जो हम बात कर रहे थे उसी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही होगा कि ये जो संख्या 171 से 148 है या 18% है, इसमें क्या बदलाव करने हैं या इसमें और क्या प्रावधान करने की आवश्यकता है। और एक चीज अगला था कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित जो सीट होंगे उसमें एक निश्चित प्रतिशत जो है दलितों को दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान रखे गए थे इसमें, लेकिन हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि जो इस पैक्ट में एक बात ये कही गई थी कि जो संयुक्त निर्वाचन की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा जो है आम सहमति बनी। तो हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं कि आखिर संयुक्त निर्वाचन जो सिद्धांत था वो क्या था। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। संयुक्त निर्वाचन मंडल जो था, सपोज कीजिए कि संयुक्त निर्वाचन मंडल है एक कोई क्षेत्र है, ठीक है। वहां पे क्या किया था कि जहां पे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था उस क्षेत्र में ये प्रावधान रखा गया था कि उस क्षेत्र में जितने भी दलित हैं वो लोग क्या करेंगे, आपस में एक मत प्रणाली यानी कि सारे लोग एक वोट देंगे और उस जो वोट देने की प्रक्रिया होगी उसमें क्या होंगे, चार जितने लोग वोट, सपोज कि 10 लोग या 100 लोग हैं उसमें 100 लोग जो हैं उसमें से सभी लोग वोटिंग करेंगे और जो 4 टॉप होंगे वो उनको क्या किया जाएगा, चुना जाएगा और वो 4 सदस्य पैनल बनेगा दलितों का, ठीक है। उसके बाद वो जब जो पैनल होगा वो क्या करेंगे, सामान्य निर्वाचन जो प्रत्याशी के लिए वो खड़े होंगे, यानी कि वो एक उम्मीदवार के रूप में वो खड़े होंगे। तो ये जो प्रक्रिया थी
हम कॉमनवेल्थ अवार्ड के बारे में पढ़े थे, उसमें ये भी कहा गया था कि दलितों को जो है 2 तरह के वोट देने का अधिकार दिया गया था, एक आरक्षित क्षेत्र में और एक सामान्य क्षेत्र में। तो ये जो निर्वाचन प्रक्रिया थी या जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत में इसी चीज को मूल रूप से कहा गया था कि जो ये दलित वर्ग के लोग हैं वो पहले अपने 4 लोगों को चुनेंगे प्रत्याशियों को, और उसके बाद जो है उस क्षेत्र में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में वो प्रत्याशी के रूप में बनेंगे। और ये जो प्रक्रिया थी उसको 10 वर्षों के लिए रखा गया था कि इस प्रकार का जो प्रावधान है दलितों और जो सामान्य वर्ग के बीच में, वो जो प्रावधान था वो 10 वर्षों के लिए था। और आगे कहा गया था कि अगर आवश्यकता होगी, यानी कि हम फिर चलते हैं बोर्ड पे और देखिए लोथियन समिति के बारे में की रिपोर्ट के अनुसार फिर आगे जो प्रक्रियाएं होंगी उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि इस संयुक्त निर्वाचन जो सिद्धांत या प्रक्रिया है उसको आगे कंटिन्यू रखने की जरूरत है या नहीं। तो इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसका ये ताना बाना बना कि क्या क्या समझौते में होगा। तो मैं इसको फिर से ब्रीफ कर दूं। इसमें जो पहले था कि अल्पसंख्यक के रूप में जो मांग कर रहे थे उनको नहीं रखना है मांग को। दूसरी बात क्या थी कि केंद्रीय और विधान प्रतिनिधित्व जो था उन क्षेत्रों में संयुक्त निर्वाचन का जो सिद्धांत था उसको फॉलो किया जाएगा। तीसरा था कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी उसमें चूंकि कॉमनवेल्थ अवार्ड में 71 सीट था उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया। उसके बाद केंद्रीय विधान जो सभा था उसमें 18% सीटों का रखा गया, और प्रत्येक प्रांत में अछूतों के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसमें 2 बातें थी, एक जो राजनीतिक अधिकार के बारे में बात हो रहा था और दूसरा उनके शैक्षिक विकास के बारे में। उनका मानना था कि जब तक शैक्षिक विकास नहीं हो पाएगा वो कभी भी समाज के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे या उनमें समानता नहीं आएगी। तो ये 2 चीजों पर उन्होंने फोकस किया। फिर सरकारी नौकरियों में विशिष्ट प्रावधान रखने की बात पर आम सहमति बनी, और दलित वर्ग को प्रशासनिक सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व हो इसके बारे में भी ध्यान रखा गया। और जो गैर मुसलमान जो निर्वाचन क्षेत्र थे वहां पर भी दलितों को विशेष रूप से लाभ देने के बारे में बात की गई थी। ये तो एक पूरा ब्रीफ था। अब जब ये पूरा बन गया, पैक्ट बन गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरी तरफ महात्मा गांधी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं मैंने कहीं महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि जब ये समझौता हो रहा था यरवदा के जेल में, तो वहां पर ये था कि महात्मा गांधी इस समझौते पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। थोड़ा हैरानगी की बात है, परंतु वास्तविकता यही है कि वो साइन नहीं करते, क्योंकि अभी भी वो इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं थे। अब क्या कारण था गॉड नोस, लेकिन साइन कौन किया? तो मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन दोनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ये पूरा जो बनाया गया, जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें इनकी भूमिका थी। ये दोनों जो मालवीय जी थे और पुरुषोत्तम टंडन जी थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ एक बात की, उनके साथ जो है समझौता के लिए माहौल तैयार किया, और इनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम जयकर, देवदास गांधी, गोपालाचारी, ये और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे जो यहाँ पर मौजूद थे, और उन लोगों ने सभी लोगों ने सिग्नेचर इसमें किया। सबसे अंत में गोपालाचारी जो थे, जो सी गोपालाचारी, वो क्या करते हैं कि सिग्नेचर करने के बाद दोनों आपस में पेन की अदला बंदी कर देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा फैक्ट जो है वो शनिवार शाम 5 बजे यरवदा के जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न होता है। अब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। मैंने पहले बताया कि कोई भी घटना इतिहास की जो होती है वो घटना आगे चलकर कुछ प्रभावों को छोड़ देती है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव वहां पे पड़े थे। तो हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि सबसे पहले क्या था कि जब ये पूना पैक्ट बना तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि राजनीतिक सुदृढ़ता, जो दलित वर्ग, जो समाज में जिनकी छाया से भी लोग दूर होते थे, वास्तविकता यही थी कि उन्हें अछूत कहा जाता था, और अछूत का मतलब जिसको छूना उचित नहीं है। तो इस तरह की जो संज्ञा थी या जो इस तरह का दिया गया था, उससे जो है राजनीति जो उनको जब अधिकार दिए गए तो उनमें राजनीतिक सुदृढ़ता उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि हाँ, हम भी भारत के नागरिक हैं और हमें भी इस समाज में पैरेलल खड़ा होने के लिए कुछ अधिकार मिल रहे हैं। एक पॉजिटिव साइन था। दूसरा था
दूसरा इसका प्रभाव था कि दलित और अल्पसंख्यक के संवैधानिक प्रावधानों से वंचित किया गया। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक लोग को विशेष प्रावधान दिए गए थे, चाहे वो सिख हो चाहे मुसलमान हो, वो प्रावधान दलितों को नहीं दिया गया। बात वही हो रही थी, दलितों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में जो कम्युनल अवार्ड में किया गया था, अब उसको समाप्त कर दिया गया। तो उस प्रकार से क्या हुआ कि जो दलित वर्ग था वो उसको जो प्रावधान जो अल्पसंख्यक को मिल रहे थे, जो सुविधाएं मिल रही थी, वो चीजों से उन्हें वंचित कर दिया गया। एक इसका प्रभाव पड़ा। तीसरा था कि हिंदू सामाजिक समरसता। इसका एक पॉजिटिव पक्ष ये था कि जो अगर ऐसा होता तो उसका दूसरा पक्ष ये था कि हिंदू धर्म में भी विभाजन हो जाता, वहां पर दलित और हिंदू दो अलग अलग चीजें होती। इसके कारण से क्या होता कि जो सामाजिक तानाबाना चला रहा था पहले से, जो हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है कि वो सभी लोगों को आत्मसात करता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक बार बड़ा बिखराव आता है इन चीजों से। तो ये समरसता बनी रही। तीसरा था कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नयन। यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है कि जब पूना पैक्ट हुआ तो उसके बाद से बहुत सारे लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगे और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, वो धीरे धीरे समाज के सामने आने लगी या लोग उसके प्रति आवाज उठाने लगे। और कहीं ना कहीं इससे ये हुआ कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो क्या है उन्नयन, वो कहीं ना कहीं नीचे गया। जो धर्म के प्रति जो बहुत अंधविश्वास या कुछ उस तरह की चीजें रही, जो रीतियां रही, जो सारी चीजें रहे, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसका उन्नयन हुआ। और इसका एक और इम्पैक्ट पड़ा क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है, जब उनको लगा कि हाँ वाकई में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अस्पृश्यता निवारण अभियान आरंभ किया। और उसमें वो मुख्य राजनीति से अलग हट करके और वो क्या किए, धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में जो असमानता थी, जो विभेद था, उसको समाप्त करने के लिए वो सामाजिक कार्यों में धीरे धीरे बढ़ने लगे। और उसका परिणाम था कि उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करवाई और जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो बिरला थे। तो इस प्रकार से आगे आने वाले वर्षों में महात्मा गांधी की आपको राजनीतिक भूमिका कम देखने को मिलेगी और समाज में जो कुरीतियां थी, जो समाज में जो दलित वर्ग थे, उनके उत्थान के लिए उनके द्वारा कई कार्यक्रम जो है चलाने में या उसमें उनकी भूमिका देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पूना पैक्ट हुआ वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ, पर इसका एक दूसरा पहलू भी था कि इस पर महात्मा गांधी द्वारा साइन भी नहीं किया गया। और इसका तीसरा पक्ष ये था कि इससे दलितों को एक अधिकार प्राप्त हुआ। और हमें लगता है कि जब हम आगे पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो संघीय ढांचा का निर्माण हुआ या भारतीय शासन अधिनियम बना, उसमें दलितों के बारे में सरकार ने सोचना आरंभ किया। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये पूना पैक्ट का जो प्रभाव ये हुआ कि 1947 में देश आजाद हुआ तो संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलितों के लिए उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। तो आज के वीडियो के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।